नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी एबीओ के अगले डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। ये आपका अगला टॉपिक है। मैं क्रम से ही चल रहा हूँ। पीछे के जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं वो वीडियो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्रम से ही हैं और ये तीसरा वीडियो भी क्रम से ही होगा। मुख्य रूप से मुद्दा ये रहता है कि जब भी आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपके सामने प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब हमने पढ़ा नहीं और वहां से प्रश्न पूछ लिए गए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं सिलेबस को जिसको कि छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। इस वजह से जब एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनता तो लोगों को लगता है कि या तो ये प्रश्न कठिन प्रश्न है या तो सिलेबस से बाहर का प्रश्न है। ऐसा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने वाले बच्चे बार बार ये तर्क देते हैं। हालांकि उनके तर्क देने से एग्जाम के या एग्जाम के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको एक आत्मसंतुष्टि तो मिल ही जाती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, एग्जामिनर की ही गलती है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं अगर कहना चाहूं कि आपको, अगर आप एक एग्जामिनर हैं, यानी आप प्रश्न सेट कर रहे हैं प्रश्न पत्र में, और प्रश्न सेट करने के दौरान आपसे अगर मैं पूछूं कि आप प्रश्न कहां से बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं प्रश्न बनाने के लिए मुझे कुछ कंटेंट दे दीजिए। तो अगर मेरा उत्तर है कि कंटेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे और उसी सिलेबस से प्रश्न बनाएंगे। और कोई भी एग्जामिनर जब प्रश्न बनाना चाहेगा तो क्या एकदम आसान प्रश्न बनाना चाहेगा, जो प्रश्न जिसके उत्तर सभी लोग एकदम आसानी से दे दें, जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत, ऐसा प्रश्न बनाना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा। वो हमेशा इस प्रकार के प्रश्न बनाना चाहेगा जिस प्रकार के प्रश्न क्या होंगे, कठिन होंगे, जो अन्य लोगों से, मतलब जो परीक्षार्थी हैं उनसे न बने। और कठिन प्रश्न बनाने के लिए जब वो सिलेबस पर अपना नजर मारेगा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक को चुनेगा जिन टॉपिक को आप कठिन समझते हैं और उन टॉपिक को भी कठिन समझेगा। तो कोशिश तो करेगा कि उन्हीं कठिन टॉपिक से प्रश्न बनाया जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि उन कठिन टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया है, पढ़ा ही नहीं। और जब पढ़ा ही नहीं और वहां से प्रश्न बनेगा तो फिर आपकी हालत क्या होगी? आप भी एग्जामिनर होते तो उन्हीं कठिन टॉपिक से प्रश्न बनाते। लेकिन चूंकि आप एग्जामिनर नहीं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़ने वाले हैं तो आपके पास 2 तर्क हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या तो प्रश्न कठिन था। इतना कठिन प्रश्न कोई पूछता है क्या? लेकिन आपके ये सब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं जब क्लास पढ़ाऊं तो हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ाता चलूं, पूरा सिलेबस कवर हो। क्लियर है? तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। नहीं तो मैं चाहता तो बीच से कहीं से उठा करके आपको जो आसान आसान टॉपिक होता वहीं से शुरू कर देता और वहीं से पढ़ा देता। क्लियर है? आज के वीडियो में हम देखेंगे लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब क्या है, यह हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौन से उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली को अगर हम देखते हैं तो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली ये कहता है कि जो भी लोग हैं इस देश में, उन सभी लोगों को एक संतुलित स्तर पर शिक्षा मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसका तरीका सरकारें अलग अलग तरीके से सेट करे या अलग अलग तरीके से शिक्षा देने का प्रयास करे। लेकिन सरकार की कोशिश, अगर लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली है तो सरकार की कोशिश यही होगी कि सभी लोगों को समान रूप से या संतुलित रूप से शिक्षा प्राप्त हो। अब सरकार संतुलित रूप से जो शिक्षा दे रही है वो क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके अंदर पहले से प्रतिभा छुपी हुई है। जब आपका जन्म होता है तो जन्म से ही आपके अंदर हो सकता है किसी के अंदर संगीतज्ञ बनने की शिक्षा हो, संगीतकार बनने की शिक्षा हो, किसी मतलब प्रतिभा हो,
किसी के अंदर वैज्ञानिक बनने की प्रतिभा हो, किसी के अंदर धावक बनने की प्रतिभा हो, तो वो सारी प्रतिभाएं पहले से आपके अंदर है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी उस प्रतिभा को निखार करके बाहर लाना, बस यही उद्देश्य है शिक्षा का मुख्य रूप से देखें तो अगर लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप उद्देश्य देखेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तित्व का विकास करना, और ये किसी भी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होता ही है, व्यक्तित्व का विकास करना। और व्यक्तित्व का विकास लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्यों किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा कि वो समाज में रहने योग्य बने, यानी एक सामाजिक प्राणी बने। तो सामाजिक विकास भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। और चूंकि हम एक देश में रहते हैं, सामाजिक विकास मतलब हम सामाजिक रूप से ज्ञानवान हो। सामाजिक रूप से ज्ञानवान होने का मतलब यह है सामाजिकरण। आगे आने वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे सामाजिकरण, ऐसा एक टॉपिक पढ़ेंगे। सामाजिकरण कहने का मतलब यह होता है कि समाज के जो भी तौर तरीके हैं, नियम कानून हैं, रिचुअल्स हैं, उन सभी की जानकारी हमें हो, हम उसके हिसाब से ट्रेन हो सके, उसको कहा जाता है सामाजिकरण। ठीक है, तो पहला तो व्यक्तित्व का विकास करना, दूसरा समाज का विकास करना, यानी व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से करना कि वो समाज में रहने योग्य बने व्यक्ति। ठीक है, पता चला कोई बंदर की तरह खिड़की तोड़ के अंदर आ रहा है, दरवाजा बना है, दरवाजा से आना है भाई, तो वो कैसे पता चलता है? यही समाजीकरण के तरीके से कि दरवाजे से आना चाहिए, अंदर आके दरवाजा बंद करना चाहिए, बड़े आए तो नमस्ते करना चाहिए। तो व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से किया जाए कि सामाजिक विकास हो सके उस बच्चे का, या फिर जिसको शिक्षा दिया जा रहा है। और तीसरा जो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होगा वो होगा, चूंकि हम एक देश में रहते हैं, देश है तो लोकतंत्र है, देश ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो तीसरा हो जाएगा राष्ट्र का विकास। यही 3 लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों पर हमको बातचीत आगे करनी होगी। क्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति का विकास। लोकतांत्रिक रूप से हम सोचें कि सभी को शिक्षा क्यों दी जा रही है या सभी को शिक्षा दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से करना कि वो समाज में रहने योग्य बने। और चूंकि देश है तो लोकतंत्र है, या नहीं तो लोकतंत्र नहीं है। देश ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां से बचेगा? तो लोकतंत्र नहीं बचेगा तो राष्ट्र के विकास के बारे में भी बच्चा जागरूक हो। केवल 3 ही उद्देश्य आपको मुख्य रूप से पढ़ने पड़ेंगे लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बिंदु से बातचीत करते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा एक शैक्षिक आदर्श है जिसमें लोकतंत्र एक लक्ष्य और शिक्षा का एक तरीका दोनों है। इस शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को लाता, यह शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को लाता है। इसमें समानता, समुदाय के भीतर आत्मनिर्णय, साथ ही न्याय, सम्मान और विश्वास जैसे मूल्य शामिल हो सकते हैं। पहला लाइन क्या कहता है? लोकतांत्रिक शिक्षा एक शैक्षिक आदर्श है जिसमें लोकतंत्र एक लक्ष्य है और शिक्षा का एक तरीका भी। यानी कुल मिला के कहना यह चाहता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी बातें हुई वोटिंग राइट्स को लेकर कि वोटिंग राइट्स केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या वोटिंग राइट्स केवल पुरुषों को मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, दलितों को नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई। और इन सब बातों के पीछे तर्क यह था कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं पुरुषों के कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात पुरुष जो बोलते हैं वही महिला करती है। तो सामान्य तौर पर महिला अगर पुरुष के कंट्रोल में रहती है या पुरुष जो बोलते हैं वही महिला करती है, तो हम महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे भी देंगे तो उतने सोच विचार के साथ वोट तो नहीं कर पाएगा जितना पुरुष कर पाएगा। तो इस प्रकार से कई तर्क रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक तर्क दिया या फिर एक बात कही
कि नहीं, हम वोटिंग राइट सबको देंगे, महिला हो पुरुष हो, एक एज के बाद सबको वोटिंग राइट देंगे, और एज के बाद वोटिंग राइट देने के बाद हम उसके थ्रू लोकतंत्र का विकास करेंगे। यानी वोटिंग भी देंगे, धीरे धीरे उनको जागरूक करेंगे, वोटिंग देंगे, जागरूक करेंगे, वोटिंग करेंगे। ठीक उसी तरीके से लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली भी है, जिसमें सभी को हम शिक्षा देंगे। सभी को शिक्षा देना मतलब लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, और उनके सिलेबस में लोकतंत्र के क्या मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, ये सब लोकतंत्र के मूल्य हैं। दूसरे के धर्म का सम्मान, विश्वास, इन सब चीजों को हम सिलेबस में शामिल भी करेंगे। तो पहले तो सभी को शिक्षा दिए, शिक्षा देने की वजह से सभी बच्चे स्कूल आए, और स्कूल आने के बाद उनके सिलेबस में हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल किया, तो उसका लोकतंत्र का और विकास होगा, और ये प्रक्रिया धीरे 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 गति से चलने लगेगी। ऐसा सोच है लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का। इसी बात को कहा गया है एक शैक्षिक आदर्श है। शैक्षिक आदर्श मतलब इसको कभी पाया नहीं जा सकता, इस पर हमेशा चलते रहना है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से कभी कायम नहीं हो सकता, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश चलती रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ सुधार होता रहेगा। जिसमें लोकतंत्र एक लक्ष्य है। लोकतंत्र एक लक्ष्य कैसे है? हम सभी को शिक्षा के अंतर्गत शामिल किए, और शामिल करने के बाद उनके सिलेबस में लोकतंत्र के मूल्यों को शामिल किए, तो शिक्षा के अंतर्गत लाया, और लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाना। और शिक्षा का एक तरीका भी, शिक्षा का तरीका क्या है? कि सभी को शिक्षा देना लोकतांत्रिक तरीका हो गया। यही बात कहना चाहते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। दूसरा, अर्थात समुदाय में रहने योग्य यानी समाज में रहने योग्य बनाना, या फिर समाज में कैसे रहते हैं उसकी कला सिखाना। और दूसरी बात, अनेकता में एकता वाली जो बात है, यानी राष्ट्र के बारे में बताना या राष्ट्र के बारे में चिंतनशील बनाना है। ये तीन उद्देश्य मैंने अभी बताए भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कई शिक्षा आयोगों ने जनतंत्रीय भारत के लिए शिक्षा के उद्देश्य बताए, जो निम्न प्रकार से हैं। और आपका एबीओ का जो पेपर हुआ था दोस्त 2013 में छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ ली गई थी कि ये कथन किसका है, वो कथन किसका है। अभी रिसेंटली जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ, जिसके अंतर्गत वो भी आपके शिक्षा विभाग का है, 6 to 8 यानी पेपर 2 जो हुआ, पेपर 2 में एक बड़ा सा परिभाषा दे दिया गया और बोला कि ये कथन किसका है। तो अब जो है छोटी परिभाषाएं तो पहले याद करनी ही पड़ती थी, लेकिन कोशिश करिएगा कि बड़ी परिभाषाएं भी याद करें, लेकिन छोटी छोटी परिभाषाओं को भूलना बिल्कुल नहीं है। आपके एबीओ का ट्रेंड रहा है, वो दोबारा पूछेगा। और परिभाषाएं आपके सिलेबस में मेन है, क्योंकि ये जो टॉपिक है या फिर ये जो आपका सेकेंड पेपर है वो कठिन पेपर है, आसान पेपर नहीं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने लिखा कि स्वयं प्रजातंत्र का जीवन सामान्य, व्यावसायिक और जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर निर्भर है। अतः हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों का कार्य होना चाहिए कि विवेक का विस्तार, नए ज्ञान के लिए अधिक इच्छा, जीवन के अर्थ को जानने के लिए अधिक प्रयास और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा लाइन दे देगा और इस लाइन को पूछेगा कि इसको किसने लिखा था। अगला जो परिभाषा या अगला जो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के बारे में कहा, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को आदतों, दृष्टिकोणों और चरित्र के गुणों के विकास के योगदान देना पड़ेगा, जिससे कि नागरिक जनतंत्रीय नागरिकता के दायित्वों का योग्यता से निर्वाह कर सके और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध कर सके, जो व्यापक और राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग ने लिखा 1964 के अनुसार, कि प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साम्य है और इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसको अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा, हमें युवकों को यथासंभव सर्वोत्तम प्रकार के
सर्व कार्य कुशल, उन्हें शिष्टाचार और सम्मान के अलिखित नियमों को अपनी इच्छा से मानना व सीखना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीजें छोटी छोटी जो परिभाषाएं, जैसे कोठारी हो गया, राधा कृष्णन हो गया, आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये पूछ भी देगा कि किसने लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के विषय में क्या कहा है। ये परिभाषाएं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। तो लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक व्यक्तिगत उद्देश्य, समाज संबंधी उद्देश्य और राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। अब इन्हीं एक एक उद्देश्य को हमको पढ़ना है। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या होगा? व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, व्यक्ति का मानसिक विकास हो, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो, सभी प्रकार के विकास व्यक्ति के हो। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य के अंतर्गत पहला व्यक्तिगत उद्देश्य है शारीरिक विकास। लोकतंत्र शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है। मानसिक विकास, शिक्षा में से बालक का मानसिक विकास कर उसमें स्वतंत्र विचार, तर्क, निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। चारित्रिक विकास, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। जाकिर हुसैन के अनुसार हमारे शिक्षा कार्य का पुनर्संगठन और व्यक्तियों का नैतिक पुनरुत्थान एक दूसरे के अविच्छिन्न रूप से गुथे हुए हैं। यानी शिक्षा का एक कार्य जो है पुनर्संगठन है और व्यक्ति का नैतिक विकास है, नैतिक पुनरुत्थान है। ये जाकिर हुसैन ने लिखा। आध्यात्मिक विकास, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। श्री अरविंद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विकसित होने वाली आत्मा को सर्वोत्तम प्रकार से विकास करने में सहायता देना और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पूर्ण बनाना होना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत और भी है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का प्रमुख कलेवर या ढांचा उससे उसके नागरिकों पर ही निर्भर है। अतः लोकतंत्र की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना है। शिक्षा को मानव की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट तौर पर कहा, मैं सच्ची शिक्षा उसे कहूंगा जो बालक को इस योग्य बनाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा को विद्यार्थियों के व्यवसायिक कुशलता की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विकास है, वो व्यक्तिगत विकास क्या है? व्यक्ति पर फोकस है। व्यक्ति का विकास चहुमुखी विकास हो, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, धार्मिक नहीं उसको आध्यात्मिक बोल सकते हैं, नैतिक विकास, आत्मनिर्भरता वाली विकास, ये सारे विकास जो हैं वो व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत या व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज और भी मैं बोल देता हूं कि कंटेंट जो है, अभी भी बोल देता हूं फिर से, कंटेंट जो है वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल यानी इस कंटेंट से बाहर प्रश्न आना लगभग असंभव है। एक आध दो प्रश्न कहीं से पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं पूरा पेपर लिख कर आ रहा हूं, ऐसा नहीं। सीजी टेट में जो पेपर 1 हुआ उसमें पेडागोजी मैंने पढ़ाया था। पेडागोजी में 30 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 29 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से आए से कंटेंट से। तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन कंटेंट को घोल के पी जाना, ठीक है, बाहर से नहीं पूछेगा। प्रश्न देखते हैं, हमारे शिक्षा का कार्य पुनर्संगठन और व्यक्तियों का नैतिक पुनरुत्थान कर एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से गुथे हुए हैं। किसका कथन है? जल्दी से बता दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। किसने लिखा था ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, या जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ाया है, अभी ये पढ़ाया है, ध्यान होगा आपको। और ऐसे ही परिभाषाओं को उठा उठा के प्रश्न पूछेगा। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, समाज संबंधी उद्देश्य। पहला तो हमने देखा व्यक्तित्व संबंधी उद्देश्य या व्यक्तित्व विकास संबंधी उद्देश्य। अब समाज संबंधी उद्देश्य, समाजवादी समाज की धारणा, यह कार्य शिक्षा ही कर सकती है कि वह समाज के मध्य विषमताओं को मिटाकर स्वास्थ्य और सुखी जीवन व्यतीत करने में समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा की भावना नागरिकों में उत्पन्न करे। अर्थात शिक्षा का जो लोकतांत्रिक उद्देश्य के दूसरे पॉइंट के अंतर्गत यानी समाज संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक सोच मतलब सभी को समान अधिकार मिले, इस प्रकार का सोच, सभी लोग समाज से जुड़े हुए हैं, सभी व्यक्ति या सभी अवयव समाज के आवश्यक अंग हैं, इस प्रकार के सोच का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता एवं क्रियाशीलता। यह कहता है कि जब हम समाज में जन्म लिए हैं
तो समाज में जन्म लिए हैं तो समाज हमको बहुत कुछ देता है, माहौल देता है, घर परिवार जमीन जगह बहुत सारी चीजें दिया है समाज ने, तो हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम वो चीज किसको दें, समाज को दें। यानी समाज ने जो हमको दिया है वो हम समाज को लौटाएं, हमारे दायित्व के अनुसार हम समाज के लिए कुछ करें। ये सब संबंधी ज्ञान शिक्षा के द्वारा दिया जाना लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक उद्देश्यों में शामिल है। जन शिक्षा की व्यवस्था, अगला नंबर पॉइंट है, शिक्षा जनतंत्र का आधार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकता है। यह आवश्यक है कि शिक्षा घर घर व जन जन तक फैले, उन्हें उद्दीपित करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे विचार में जनता की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है। राजनीति उस समय तक सफल नहीं होगी जब तक भारत की जनता एक बार अच्छी तरह से शिक्षित ना हो जाए। नेतृत्व के गुणों का विकास, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अगला सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत अगला पॉइंट है नेतृत्व के गुणों का विकास। ये क्या है, जब हम समाज में रहते हैं तो जरूरी है कि समाज के लिए कुछ लीडर हो, कुछ नेता हो, और समाज में जो लीडर होंगे, जो नेता होंगे, उनके अंदर नेतृत्व गुण भरने का काम लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य है। यानी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि लोगों के अंदर नेतृत्व की कुशलता या नेतृत्व का ज्ञान भरा जा सके। अगला नंबर, 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस उद्देश्य की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों के गुणों का विकास करना है। लोकतंत्र में यह अति आवश्यक है कि विविधता में एकता के दर्शन हो तथा व्यक्ति प्रत्येक धर्म और संस्कृति का आदर करे और मानसिक एवं भावनात्मक सुदृढ़ता ही संभव है। भावनात्मक सुदृढ़ता एक मानसिक परिपक्वता लाने का कार्य ही शिक्षा से होता है। एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछता है कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में समाज संबंधी उद्देश्य कौन सा शामिल नहीं है, वो बताना है। पहला देखते हैं, कहता है जन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कहता है, ये तो कथन सही है, अभी पढ़ा। तीसरा, नेतृत्व गुणों का विकास करना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य है कि जब लोग समाज में रहते हैं तो कुछ लोग नेता बने, यानी समाज को लीड कर सके, तो नेतृत्व गुणों का विकास करना शिक्षा के द्वारा। व्यक्ति के शारीरिक विकास, ये नंबर पॉइंट शायद अलग है। सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता, ये भी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, जबकि व्यक्ति का शारीरिक विकास समाज संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत नहीं है, व्यक्तिगत संबंधी उद्देश्य या व्यक्तित्व संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत है, पहले जिसको पढ़ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम पढ़ेंगे अगला नंबर पॉइंट, जिसको कहते हैं राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। यानी जब हम जिस देश में रहते हैं तो हमारा देश के प्रति योगदान है और होना चाहिए, योगदान देश के प्रति होना चाहिए। अब देश के प्रति हमारा क्या योगदान है या क्या योगदान होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हमें लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। जब हम स्कूल जाएंगे या बच्चे स्कूल जाएंगे शिक्षा लेने, तो उस शिक्षा व्यवस्था में बताया जाएगा कि किस प्रकार से राष्ट्र के लिए हम योगदान दे सकते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल होगा। तो राष्ट्र संबंधी योगदान के अंतर्गत या राष्ट्र संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला राष्ट्रीय एकता का विकास। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी जीवन में राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार एकता है और एकता की भावना उत्पन्न एवं पुष्ट करने का कार्य शिक्षा करती है। दूसरा, कुशल नागरिकता का प्रशिक्षण, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में ये बातें बताई जानी चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के निवासी हैं। आपको इस देश के निवासी होने का मात्र गर्व नहीं होना चाहिए, इस देश के निवासी है मात्र इतनी बात नहीं होनी चाहिए, आपको इस देश का नागरिक बनना चाहिए। नागरिक बनने का मतलब यह है कि देश के प्रति विचारशील होना, राष्ट्र के प्रति विचारशील होना। तो कोई भी निवासी नागरिक नहीं होगा, नागरिक तभी होगा जब वो अपने राष्ट्र से प्रेम करेगा, राष्ट्र के विषय में सोचेगा,
राष्ट्र प्रेम उसके अंदर होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। तो कुशल नागरिक बनने का प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा दिया जाता है, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का एक आखिरी उद्देश्य था। ठीक है, तो एक और प्रश्न देख लेते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में राष्ट्र संबंधी उद्देश्य में कौन कौन सा शामिल है। पहला नंबर पॉइंट देखें, राष्ट्रीय एकता का विकास बिल्कुल शामिल है, कुशल नागरिकता प्रशिक्षण बिल्कुल शामिल है, तो दोनों शामिल है, दोनों शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दोनों ही शामिल है और दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिया है। बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, जो लोग एबीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ जानकारी दे देता हूं कि बहुत सारा जो मैं डेमो वीडियो डाल रहा हूं, कुछ दिनों में ये डेमो वीडियो आना बंद हो जाएगा। तो एबीओ के लिए जो क्लास है वो क्लास पेड क्लास है। ठीक, आज का वीडियो छोटा था, एबीओ का क्लास जो है वो पेड क्लास है। एबीओ के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 का फीस 1499 रुपए और पेपर 2 का फीस 4499 रुपए है। और सच मानिए पेपर 2 बहुत कठिन है, आसान नहीं है। और इस एग्जाम में जो लोग पीजी किए हुए हैं और उसके साथ उनके पास बीएड की डिग्री है वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो पेपर 2 बहुत कठिन है, कंटेंट बनाने में पसीना छूट जाता है, पूरा हालत खराब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर 2 का फीस जो है वो ज्यादा रखे हैं, 4499 रुपए, किसकी इसमें मेहनत ज्यादा है। ठीक, और पेपर 1 जिसमें रीजनिंग जीएस ये सब है वो थोड़ा आसान है, आसान नहीं है लेकिन हमने पहले काम किया है इसमें तो हमारे लिए आसान है। तो ये दोनों का फीस है। अगर आप चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करना, दोनों कोर्स करेंगे, चाहे तो एक करेंगे, पेपर 1 करेंगे या पेपर 2, तो इस कोर्स के साथ आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज तीनों, वीडियो क्लास और पीडीएफ दोनों चीजें मिलेंगी। और कोर्स की वैलिडिटी जो होगी एग्जाम तक होगी। कभी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन याद आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, अचानक से आएगा, पेपर 2 कवर नहीं कर पाएंगे आप। फिर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406412114, इसमें एबीओ न्यू बैच लिख करके भेज सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना है वो पूछेंगे, पूछने के बाद आपको फीस बताएंगे, इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी होगा तो उस डिस्काउंट का भी आप लाभ ले सकते हैं। फीस भी बताएंगे और फीस फिर आपको व्हाट्सएप में ही पेमेंट डिटेल भेजेंगे, पेमेंट होगा उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट होगा। पहले पेमेंट होगा फिर कोर्स एक्टिवेट होगा। क्योंकि हमारा ऐप अभी प्ले स्टोर पे नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से जो पेड यूजर होंगे उन्हीं को सर्व कर पाएंगे हम लोग, इस वजह से पहले पेमेंट होगा फिर कोर्स एक्टिवेट होगा। ध्यान रहेगा, पहले ज्वाइन करें, समय से ज्वाइन करें। पेपर सेकेंड को कम से कम आपको 5 बार 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा ये, क्योंकि एक ही पेपर देना होगा और उसी में आप एबीओ बन जाएंगे। केवल 30 नंबर का इंटरव्यू है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जो भी है यही मार्क्स आपका 300 नंबर जो होगा पेपर 1 पेपर 2 मिला के वही मायने रखता है, इंटरव्यू ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो ध्यान से 5 बार 6 बार रिवीजन करेंगे तब जाकर के पेपर 2 अच्छे से बनेगा, और अच्छे से बनना ही मेन मुद्दा है। पेपर 1 में भी रिवीजन है, आसान नहीं है वो, लेकिन पेपर 2 बिल्कुल नया है तो रिवीजन ज्यादा लगेगा। ध्यान रखिएगा, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।